तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है सर कि जो मनी है उसकी वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? जैसे सपोज़ गवर्नमेंट है, वो डिसाइड कैसे करती है मनी की जो वैल्यू है? हुँ। देखिए, ये सवाल को अगर आपने ठीक तरीके से समझना है, तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि एक मॉनेटरी सिस्टम जो देश की अ, मुद्रा है, जो करेंसी की सप्लाई है, जिसको मैं मॉनेटरी सिस्टम बोल रहा हूँ, उसके अंदर मनी कैसे बनती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मनी की वैल्यू कैसे डिसाइड हो रही है, ठीक है? मैं इसको 2 तरीकों से आपको समझाता हूँ। अगर एक समाज जो अपने सेंट्रल बैंकर को कहता है कि आपको मनी प्रिंट करने का पूरा हक है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। अब वो वैल्यू कहाँ से आ रही है? वो वैल्यू इस चीज़ से नहीं आ रही कि सेंट्रल बैंक ने वो छापी है। वो वैल्यू इस चीज़ से आ रही है कि आप लोग जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो जीएसटी है, जो कस्टम्स है, वो सारा का सारा उस रुपी में पे कर रहे हो। आप जो पेंशन रिसीव कर रहे हो, रुपी में पे कर, जो इंश्योरेंस रुपी में, ग्रेच्युटी रुपी में, यानी कि आपने अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उस रुपी की पेमेंट के साथ जोड़ दिया है। आपके इस एक्ट से और आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों के इस विश्वास से सेंट्रल बैंक को ताकत मिलती है कि ये करेंसी स्टेबल है। अगर इस विश्वास में गड़बड़ होगी, हुँ, हुँ। लोग टैक्स चोरी करेंगे, तो करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी। तो फंडामेंटली एक करेंसी की वैल्यू, उसकी जो ताकत होती है, लोगों के कलेक्टिव एक्शन से आती है। अगर उस कलेक्टिव एक्शन के अंदर कहीं कमी है, वो लोगों की, सरकार की, पॉलिटिकल पार्टीज की, सबकी सांझी कमी है। मनी हमेशा एक साझा एफर्ट होता है, वो किसी एक का एफर्ट नहीं होता है। तो वो साझे एफर्ट में अगर कमी आएगी, तो उसकी वैल्यू में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो इसलिए मनी की वैल्यू आप ऐसे नहीं कह सकते कि इस चीज की वैल्यू 10 रुपए है, उस चीज की वैल्यू 20 रुपए है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। एक रेफरेंस वैल्यू आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट वो जो प्राइस फंक्शन है, हर चीज का अलग अलग तरीके से होता है। वो डिमांड पर होता है, कंजम्पशन पर होता है, बहुत सारी चीजों पर होता है। बट अगर मैं किसी भी मनी सिस्टम की जो फंडामेंटल बेस है, वो लोगों का कलेक्टिव बिलीफ इन द सिस्टम है, उस करेंसी में लोगों का कलेक्टिव बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेंशन के लिए जब पैसा हर महीने अपनी तनख्वाह से काट के एक अकाउंट में डालते हो, तो वो रुपी अकाउंट है। आप हर महीने या साल में एक बार इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो, तो वो रुपी अकाउंट है। अगर तो ये सिस्टम स्टेबल है, बढ़िया है, ठीक से चल रहे हुँ। हैं, तो उस मॉनेटरी करेंसी का फ्यूचर है। अगर ये सिस्टम्स ठीक से नहीं चल रहे हैं, तो उस करेंसी का फ्यूचर नहीं है, यानी कि उसकी वैल्यू डाउन जाएगी। मेरा यहाँ एक सवाल है, थोड़ा-सा इस पे जवाब दीजिए कि जब ज़िम्बाब्वे अपने नोट पे लिखता है 1 ट्रिलियन ज़िम्बाब्वे डॉलर, तो यार ये तो बड़ी चीज़ होती है ना, 1 ट्रिलियन ज़िम्बाब्वे डॉलर। लेकिन जब उसको मार्केट में लेके जाते हैं, तो अंडे की क्रेट आती है। हम्म, तो क्या रुपए के ऊपर लिख देने भर से उसकी वैल्यू होती है या उसकी परचेजिंग पावर से उसकी वैल्यू होती है? देखिए, और ये वैल्यू कौन डिसाइड करता है? जैसे लिख तो दिया 1 ट्रिलियन ज़िम्बाब्वे यूएस डॉलर, तो बहुत बड़ी रकम हुई। लेकिन जब लेने जा रहे हैं, तो अंडे की क्रेट आ रही है। तो ये क्या, तो कई लोगों को ये रहता है कि मनी की वैल्यू कहाँ से ड्राइव हो रही है? क्या उसके ऊपर जो फिगर लिखी है वो उसकी वैल्यू है या उसकी जो परचेजिंग पावर है मार्केट में वो उसकी रियल वैल्यू है? देखिए,
मनी की एक प्रिंट वैल्यू होती है और एक परचेजिंग पावर वैल्यू होती है। जैसे मैं आपको बड़ी हंसी वाली बात बताता हूँ कि आज रुपी और डॉलर का अगर एक्सचेंज रेट देखा जाए तो 84 रुपए का $1 है। हम्म, तो इसका मतलब क्या ये है कि अमेरिका के अंदर अगर मान लीजिए आज हमारे देश में एक बंदे की आमदन है 1000 रुपए, तो वहां पर अगर किसी बंदे की आमदन है $1000, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी आमदन हिंदुस्तान के आदमी से 84 गुना हो गई? नहीं, क्योंकि परचेजिंग पावर मैटर करती है। यहां जो बंदा 1000 रुपए की चीजें खरीद सकता है, तो अगर वहां 84 गुना होता तो वो तो वाकई बहुत अमीर देश होता, बट नहीं। असल में परचेजिंग पावर के हिसाब से हिंदुस्तान में 1000 और वहां का 1000 की जो रेशो है वो 24 गुना है। यानी कि यहाँ का जो 1000 है वहां से वहां जाके 24 गुना हो जाता है, यानी कि 24,000 के बराबर हो जाता है। तो कहाँ 84, 84 और कहाँ 24। तो परचेजिंग पावर प्रिंट वैल्यू से हमेशा ही कम होती है डॉलर के केस में। अब आ गई बात एक करेंसी, जैसे आपने जिम्बाब्वे की उदाहरण दी। देखिए, सेंट्रल बैंक सबसे बढ़िया एक ही काम कर सकता है, मनी प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। वो मनी प्रिंट करने के लिए स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, वगैरह वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, सब। बट सवाल है कि मनी की ताकत सेंट्रल बैंक डिसाइड नहीं करता। मनी के प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसेस को डिसाइड कर सकता है, पर मनी की ताकत आती है लोगों से, लोगों के कलेक्टिव बिलीफ से और लोगों के कलेक्टिव एक्शन से। अब मान लीजिए अगर सरकार ने नोट छाप दिए, जनता को दे दिए, अगर जनता टैक्स नहीं देगी तो इसका मतलब है कि अगर वो सर्कुलेशन नहीं घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार को अपने रिसोर्सेस के लिए फिर नए नोट छापने पड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, उस सरकार को जब नए नोट छापने पड़ेंगे तो करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाएगी। Totally. तो टैक्सेशन सिस्टम का एफिशिएंट और डीप रूटेड होना बहुत जरूरी है अगर एक करेंसी की वैल्यू को बचाना है और स्टेबल रखना है। जिम्बाब्वे के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर टैक्स पेइंग पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि वहां की सरकार बार बार नोट छाप रही है, तो इसका मतलब होगा कि उस देश के अंदर करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी। और वहां पर इतनी डाउन चली गई है कि पीछे एक बार हुआ ये कि वहां के फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके चीख चीख कर रोना शुरू हो गए। वो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जनता को, अपने सिटीजन्स को बिटकॉइन यूज करने से रोक नहीं पा रहा हूं। सोचिए कि एक फाइनेंस मिनिस्टर अपने देश के अंदर अपनी करेंसी को ही इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता अब नॉन पॉलिटिकल मनी में शिफ्ट हो रही है। वैसे ही अर्जेंटीना का जो राष्ट्रपति है, उन्होंने आके फैसला लिया, और वो फैसला क्या था आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने फैसला लिया कि हम अपने देश की करेंसी अर्जेंटाइन पीसो, PESO, उसको अगले 2 साल में खत्म कर रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ 2 करेंसियां चलेंगी, एक डॉलर और दूसरा बिटकॉइन। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो गया है कि उन देशों के अंदर उनकी सरकारों ने अपनी करेंसियों को खत्म कर दिया है या लगभग नाम मात्र मान लिया है। इसका रीजन ये है कि जनता का बिलीफ अब पॉलिटिकल करेंसी की बजाय नॉन पॉलिटिकल करेंसी के अंदर शिफ्ट हो रहा है। राइट। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको समराइज एक ही लाइन में करूंगा कि ये तो वही वाली बात हो गई कि जब नमक की थैली को मैं नदी में क्रॉस करके ले जा रहा था तो नदी में घुल गई, और जब मैंने खजूर को जब मनी के फॉर्म में यूज करके देखा तो उसमें भी लिमिटेशन थी कि खजूर की शेल्फ लाइफ नहीं थी। तो जब जब मुझे सोसाइटी ने जब एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मनी को यूज किया और उसके अंदर जब चैलेंजेस पाए कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो ह्यूमैनिटी की खासियत ये है कि वो इमीडिएटली सोसाइटी
एक नई मनी की तलाश में निकल पड़ती है। और हिस्ट्री इतने हजारों सालों की हमारी ये बताती है कि ये शिफ्ट हमेशा रहा है। और ये चाहे वो शिफ्ट गोल्ड ने कई सदियों तक बरकरार रखा, लेकिन गोल्ड से पहले ये जल्दी जल्दी होता था, और अब गोल्ड के बाद जब से फियाट करेंसीज आई, गोल्ड की वजह से ही थी। गोल्ड को बैकिंग रख के आई थी, वादा करके आई थी जनरल पब्लिक को कि हम जितना गोल्ड है उतना ही छापेंगे। लेकिन जब वो वादा खिलाफी हुई, जब वादा तोड़ दिया, तो अब जनता कह रही कि यार वादा तोड़ दिया, और उस वादे के तोड़ने के जो नुकसानात हैं वो सामने जब आ रहे हैं, तो जनता जो है वो पॉलिटिकल मनी से नॉन पॉलिटिकल ऑप्शंस की तलाश में निकल पड़ी है। यस। और कई देश इसके उदाहरण है, जैसे कि जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, लेबनान, और इन सारे देशों की लिस्ट हमारी बढ़ती ही चली जा रही है।